कल्पना कीजिए कि किसी इमारत में मतलब बहुत भयंकर आग लग गई हो, चारों तरफ धुआं भर गया है, लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अफरा तफरी का माहौल। जी। और ऐसे में कोई भागकर दीवार पर लगे उस अग्निशामक यंत्र के पास पहुंचता है, उसका शीशा तोड़ता है, लेकिन अंदर उस यंत्र की जगह, मेरा मतलब है आग बुझाने वाले सिलेंडर की जगह, उसे सिर्फ एक कागज का फॉर्म मिलता है। मात्र एक फॉर्म आग के बीच में? बिल्कुल। और उस फॉर्म पर लिखा है कि आग बुझाने की अनुमति के लिए इसे 3 प्रतियों में भरकर जमा करें और 28 महीने तक इंतजार करें। ये तो पूरी तरह से बेतों की बात है। 28 महीने में तो सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। सही कहा। जब तक वो अनुमति मिलेगी तब तक बचेगा ही क्या, सब कुछ राख हो चुका होगा। मतलब आग लगने पर जिस तुरंत मदद की जरूरत होती है, उसका मकसद ही समय बीतने के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। देखिए, ये एक बेहद डरावनी लेकिन बहुत ही सटीक तुलना है। विडंबना ये है कि आग बुझाने का दावा करने वाली संस्था ही जब ऐसे ऐसे नियम थोपने लगे, तो संकट में फंसा इंसान आखिर मदद की उम्मीद भी किससे करे? वही तो। ये स्थिति किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकती है, खासकर तब जब मामला किसी के जीवन और आजीविका से जुड़ा हो। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक वास्तविक और काफी दर्दनाक स्थिति की तह तक जाने वाले हैं। जी। इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि जब कोई सरकारी या संस्थागत कर्मचारी अचानक इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके पीछे छूटे परिवार का क्या होता है। उन आश्रितों के लिए जो एक आपातकालीन मदद बनाई गई है, जिसे हम अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं, उसका असली मकसद क्या है और कैसे कैसे हमारी नौकरशाही अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख देती है। हाँ, और एक बेबस परिवार को सालों तक कागजों के जाल में उलझा कर रखती है। तो आज का हमारा स्रोत कोई कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बेहद ताज़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये आदेश 24 अप्रैल 2026 को जस्टिस जय कुमार पिल्लई द्वारा दिया गया था। इस मामले का नाम है निखिल कोल बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये केवल एक अदालती आदेश नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक आम इंसान और एक बहुत ही विशाल और संवेदनहीन बैंकिंग व्यवस्था के बीच की लंबी कानूनी लड़ाई का दस्तावेज है। तो चलिए इस पूरी कहानी के तथ्यों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें शंकर प्रसाद कोल के बारे में जानना होगा। शंकर प्रसाद जी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सगरा ब्रांच में दफ्तरी के पद पर काम करते थे। जी, सगरा ब्रांच में। हाँ, और 7 अगस्त 2016 को ड्यूटी के दौरान ही उन्हें एक भयानक हार्ट अटैक आया और उनका अचानक निधन हो गया। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि उन्होंने बैंक को अपनी जिंदगी के 22 साल और 4 महीने दिए थे। 22 साल, मतलब एक इंसान अपनी जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी संस्था को सौंप देता है, लगातार बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं देता है। और इस परिवार की त्रासदी केवल पिता के निधन तक ही सीमित नहीं थी। हाँ, मैंने दस्तावेजों में देखा कि उनकी शंकर प्रसाद जी की पत्नी का निधन तो साल 2012 में ही हो चुका था। जी, यानी 2016 में जब पिता का साया सिर से उठा तो परिवार पूरी तरह से अनाथ हो गया। अब इस पूरे मामले के जो याचिकाकर्ता हैं, यानी उनके बेटे निखिल कोल, उनकी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। पिता की मृत्यु के समय निखिल केवल 20 साल का एक बेरोजगार युवा था। उसने 2014 में 9वीं कक्षा पास की थी, जो कि बैंक में चपरासी या मैसेंजर के पद के लिए। हाँ, वो उस पद के लिए पूरी तरह से मान्य और योग्य था। हाँ, उस 20 साल के युवा की मानसिक स्थिति का हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। मतलब अचानक से उस पर 6 लोगों की जिम्मेदारी आ गई। उसकी अपनी पत्नी, 1 साल का मासूम बेटा और उसकी 3 बहनें। बाप रे, 3 बहनें, और वो भी स्कूल जाने वाली। बिल्कुल। वे बहनें उस समय 18, 16 और 14 साल की थीं। मतलब वो सब पूरी तरह से पिता की आय पर ही निर्भर थे। हाँ, परिवार पूरी तरह से बदहाली के कगार पर था। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत ही सटीक तुलना दिमाग में आती है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हमारे समाज में अक्सर एक बहुत ही सतही समझ देखने को मिलती है। सही बात है। लोग इसे कुछ और ही मान लेते हैं। हाँ, कई बार इसे एक तरह की पुश्तैनी जायदाद या विरासत की तरह देखा जाता है कि भाई पिता की कुर्सी है तो पिता के बाद बेटा उस पर बैठ जाएगा। जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। अनुकंपा नियुक्ति किसी जायदाद जैसी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ जैकेट की तरह है। जब परिवार डूब रहा हो, अचानक आए गहरे आर्थिक संकट में हो, तभी इसकी जरूरत होती है। एकदम सही। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या हमारा कानून भी इसे इसी नजरिए से देखता है? क्या ये कर्मचारी के परिवार का कोई सीधा अधिकार, मतलब वेस्टेड राइट है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है।
देखिए, भारतीय अदालतों का इसका दृष्टिकोण बहुत ही साफ रहा है। हाई कोर्ट ने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने मामलों का हवाला दिया है, जैसे सुषमा गोसाई और उमेश कुमार नागपाल का मामला। अच्छा, उन मामलों में क्या कहा गया था? उनमें अदालत ने साफ कहा है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत रोजगार में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता से होनी चाहिए, ताकि सबको मौका मिले। बिल्कुल। तो अनुकंपा नियुक्ति उस समानता के नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है। लाखों बेरोजगारों को किनारे करके किसी को नौकरी सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसके पिता वहां काम करते थे। तो ये कोई सामान्य भर्ती प्रक्रिया नहीं है? नहीं, और अदालतें कहती है कि इस अपवाद को सिर्फ एक ही शर्त पर सही माना जा सकता है, और वो है इमीडिएसी, यानी तुरंत राहत देने की जरूरत। ये रेगुलर भर्ती का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका मकसद सिर्फ उस अचानक आए आर्थिक संकट से उबारना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इस प्रक्रिया में बहुत देरी हो जाए तो मदद का मकसद ही खत्म हो जाता है। 100% समय बीतने के बाद अदालतें खुद कहती हैं कि अब तो परिवार ने जीना सीख लिया होगा, अब कोई अचानक आया संकट नहीं बचा, इसलिए मदद तुरंत मिलनी चाहिए। जब कानून इतना साफ है तो फिर निखिल के मामले में देरी क्यों हुई? उसने तो 19 जनवरी 2015 की स्कीम के तहत तुरंत ही अर्जी दे दी थी ना? जी बिल्कुल, निखिल ने तुरंत आवेदन किया, और जो लोकल अथॉरिटी थी उन्होंने 30 जनवरी 2017 को उसकी अर्जी आगे भी बढ़ा दी थी। मतलब स्थानीय स्तर पर काम हो गया था। हाँ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। 28 महीने की एक बहुत लंबी और अकारण देरी के बाद 30 जनवरी 2018 को बैंक ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। 28 महीने बिना किसी कारण के? और खारिज करने का आधार क्या बताया उन्होंने? आधार सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। बैंक ने कहा कि उसके पिता का सर्विस रिकॉर्ड असंतोषजनक था कि सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर परिवार को मना कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने भी यही देखा। जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने फैसले में साफ लिखा है कि बैंक की पॉलिसी में असंतोषजनक सर्विस रिकॉर्ड जैसी कोई एलियन क्राइटेरिया या बाहरी शर्त थी ही नहीं। बाप रे, मतलब उन्होंने खुद से एक नियम गढ़ लिया। बिल्कुल, बैंक के अधिकारियों ने बिना सोचे समझे पूरी तरह से मैकेनिकली अपनी मर्जी से एक कारण बना लिया। मतलब पॉलिसी में ऐसा कुछ है ही नहीं, और आप एक बेबस परिवार को 2016 से लेकर अब तक परेशान कर रहे हैं। ये तो हद दर्जे की संवेदनहीनता है। एक तरफ वो लड़का 6 लोगों का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ बैंक अपनी ही पॉलिसी के बाहर जाकर बहाने बना रहा है। हाँ, और इसी वजह से निखिल को मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उसने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। तो जब मामला अदालत पहुंचा तब बैंक का रवैया कैसा था? मतलब नोटिस तो गया होगा उन्हें? जी, 13 फरवरी 2019 को उन्हें वैध रूप से नोटिस मिल गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बैंक की लापरवाही की चरम सीमा है। क्या हुआ? अदालत में बैंक की तरफ से कोई पेशी नहीं हुआ है? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, ना कोई वकील, ना कोई जवाब। उन्हें जैसे किसी अदालत या कानून की कोई परवाह ही नहीं थी। ये तो सीधा सीधा न्यायपालिका का अपमान है। बिल्कुल, और इसलिए कोर्ट को मजबूर होकर एक्स पार्टे यानी एक तरफा सुनवाई करनी पड़ी। जस्टिस पिल्लई ने कहा कि परिवार पहले ही इतनी गरीबी में है, हम अनंत काल तक बैंक के जवाब का इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? उस 30 जनवरी 2018 वाले रिजेक्शन ऑर्डर का क्या हुआ? कोर्ट ने उस रिजेक्शन ऑर्डर को पूरी तरह से मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए तुरंत रद्द कर दिया। बहुत बढ़िया। और अदालत ने बैंक को कड़ा आदेश दिया कि वो बिना किसी बाहरी शर्त के सिर्फ मौजूदा पॉलिसी के तहत 60 दिनों के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करे। और अगर इस बार निखिल योग्य पाया जाता है तो क्या उसे पुरानी तारीख से फायदा मिलेगा? नहीं, अदालत ने साफ किया है कि नियुक्ति प्रोस्पेक्टिव यानी आगे की तारीख से मानी जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात बहुत चुभती है। निखिल ने 2016 से लेकर 2026 तक जो झेला, 10 साल तक जो आर्थिक तंगी बर्दाश्त की, बैंक की इस तानाशाही की कोई सजा नहीं मिलेगी क्या उन्हें? मैं बता रही हूँ ना, ये इस मामले का सबसे अहम और कड़ा हिस्सा है। कोर्ट ने बैंक की इस संवेदनहीनता को यूं ही नहीं जाने दिया। अच्छा, कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने निखिल को हुए इस भारी मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 50,000 का जुर्माना? जी, और यह रकम 30 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए सीधे निखिल को देनी होगी। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि वेलफेयर स्कीमों में
ऐसे बेतुके बहाने बनाकर लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही जरूरी था। ये जुर्माना सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए एक तमाचा है कि आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। बिल्कुल सही कहा। तो श्रोताओं, पूरे मामले का सार यही है कि जो कल्याणकारी नीतियां होती हैं वो लोगों की भलाई के लिए होती हैं, अधिकारियों के अहंकार या उनकी मनमानी के लिए नहीं। जी। जब कोई सिस्टम अपनी ही बनाई गई पॉलिसी के बाहर जाकर फैसले लेता है तो कानून को दखल देना ही पड़ता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। कौन सा सवाल? देखिए, आज के हमारे इस विश्लेषण के से ये तो साफ हो गया कि अनुकंपा नियुक्ति का पूरा आधार इमीडिएसी यानी तुरंत राहत देने पर टिका है। समय बीत गया तो मदद का मतलब खत्म। हाँ, अदालतें भी यही मानती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर सिस्टम खुद जानबूझकर इस प्रक्रिया को सालों तक अटका दे? जैसा इस केस में हुआ? बिल्कुल। क्या ऐसे में नौकरशाही अपनी ही देरी का फायदा उठाकर सालों बाद उस पीड़ित परिवार से यह कह सकती हैं कि अब तो बहुत साल बीत गए, अब आपको इमरजेंसी मदद की क्या जरूरत? ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। वही तो। क्या जिस व्यवस्था ने खुद फाइलें दबाकर रखी, वो उसी देरी को आधार बनाकर मदद देने से मना कर सकती है? क्या व्यवस्था की सुस्ती का खामियाजा भी उसी परिवार को भुगतना चाहिए जो पहले से ही टूट चुका है? श्रोताओं के लिए ये वाकई में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। जी। तो इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विचार पर मंथन जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। अगले किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।